हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोपहर का खाना खाकर लेटे ही थे कि डाकिया आ गया। कई पत्रों के बीच से एक पूरा से किसी सुमन नाम की महिला का एक रजिस्टर पत्र 20,000 रुपये के ड्राफ्ट के साथ था। उस उक्तावश में एक ही सांस में पूरा पड़ गई, जिसमें उस महिला ने अपने कठिनाई भरे दौर में हमारे द्वारा दिए गए रुपयों के लिए धन्यवाद लिखा था और आज 10 सालों के बाद वे रुपए हमें लौटाए थे। वह खुद आना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं आई कि संभवतः उसके द्वारा लौटाए जाने पर हम वह रुपए वापस न लें। पत्र पढ़ने के बाद मैं देर तक उस महिला के बारे में सोचती रही, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। अरे सीमा, सुमन कहीं वही लड़की तो नहीं जो वर्षों पहले कुछ समय तक मुझसे पढ़ती रही थी? मेरे पति आनंद अतीत को कुरेदते हुए बोले तो एकाएक मुझे सब याद आ गया। उन दिनों सुमन अपनी माँ माला के साथ मेरे घर का काम करने आती थी। एक दिन वह अकेली ही आई। पूछने पर पता चला कि माँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन बाद जब माला फिर काम पर आई तो बहुत कमज़ोर दिख रही थी। जैसे ही मैंने उसका हाल पूछा, वह अपना काम छोड़ मेरे सामने बैठकर रोने लगी। मैं हतप्रभ भी और परेशान भी कि अकारण ही उसकी किस दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया। माला ने बताया कि उसने अब तक के अपने जीवन में दुख और अभाव ही देखे हैं। 5 बेटियां होने पर ससुराल में केवल प्रताड़ना ही मिलती रही। बड़ी 4 बेटियों को तो किसी न किसी तरह शादी कर दी है। बस अब तो सुमन को ब्याहने की ही चिंता है, पर वह पढ़ना चाहती है। माला कुछ देर को रुकी, फिर आके बोली कि अपनी मेहनत से सुमन 10वीं तक पहुंच गई है, पर अब ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तब मैंने आनंद से इस बारे में बात की, जो उसे निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अपनी लगन व परिश्रम से सुमन 10वीं में अच्छे नंबरों में पास हो गई है। उसके बाद उसने सिलाई कढ़ाई भी सीखी। कुछ समय बाद थोड़ा दान दहेज जोड़कर माला ने उसके हाथ पीले कर दिए। अभी सुमन की शादी हुए साल भर बीता था कि वह एक बेटे की माँ बन गई। एक दिन जब वह अपने बच्चे सहित मुझसे मिलने आई तो उसका चेहरा देख मैं हैरान हो गई। कहाँ 1 साल पहले का सुंदर सजीला लाल जोड़े में सिमटा खिला खिला सुमन का चेहरा, और कहाँ यह बीमार सा दिखने वाला बुझा बुझा सा चेहरा। क्या बात है माला, सुमन सुखी तो है ना? अपने घर में मैंने सशंकित हो पूछा। व्यथित मन से माला बोली, लड़कियों का क्या सुख और क्या दुख मेम साहब। जिस खूंटे से बांधो बंधी रहती है बेचारी चुपचाप। फिर भी कोई बात तो होगी जो सूख कर कांटा हो गई है। मेरे पुनः पूछने पर माला तो खामोश रही, पर सुमन ने बताया, विवाह को 3-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे पति का पार्श्विक रूप सामने आता गया। वह जुआरी और शराबी था। हर रात नशे में धुत होकर लौटने पर अकारण ही गाली गलौज करता, मारपीट करता, और कई बार तो मुझे आधी रात को बच्चे सहित घर से बाहर धकेल देता। सास ससुर भी मुझ में दोष खोजते हुए बुरा भला कहते। मैं कई कई दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, पर मेरी किसी को परवाह नहीं थी। अब तो मेरा जीवन नर्क समान हो गया है। उस रात में ठीक से सो नहीं पाई। मानो मन भी अबूझ होता है। कभी कभी तो खून के रिश्तों को भी भीड़ समझ उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो कभी अनाम रिश्तों को अकारण ही गले लगा उनके दुखों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता सुमन से जुड़ गया था मेरा। अगले दिन जब माला काम पर आई तो मैं उसे देर तक समझाती रही कि सुमन पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, इसलिए वह उसे दोबारा उसके ससुराल न भेजकर उसकी योग्यता के आधार पर उसके कपड़े सिलने का काम करवाए, पति व ससुराल वालों के अत्याचारों से छुटकारा मिल सके। मेरे इस सुझाव पर माला ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम समाप्त कर बोझिल कदमों से घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद पता चला कि सुमन को उसके ससुराल वाले वापस ले गए हैं। मैं कर भी क्या सकती थी, ठगी सी बैठी रह गई। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस बीच मैंने माला से सुमन के बारे में कभी कोई बात नहीं की, पर एक दिन सुमन के दूसरे बेटे के जन्म के बारे में जानकर मैं माला पर बहुत बिगड़ी कि आखिर उसने सुमन को ससुराल भेजा ही क्यों। माला अपराध बोध से पीड़ित हो बिलखती रही, पर निर्धनता, एकाकीपन और अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर वह सुमन के लिए करती भी तो क्या। वह तो केवल अपनी स्थिति और सामाजिक परिवेश को ही कोस सकती थी, जहाँ निम्न वर्गीय परिवार की अधिकांश स्त्रियों की स्थिति पशुओं से भी कई गुजरी होती है। पहले तो जन्म लेते ही माता पिता के घर लड़की होने के कारण दुत्कारी जाती है, और विवाह के बाद अर्थी उठने तक ससुराल वालों के अत्याचार सहती है।
भोग की वस्तु बनी निरंतर बच्चे जनती है और कीड़े मकोड़ों की तरह हर पल रौंदी जाती है। फिर भी अनवरत मौन धारण किए ऐसे यातना भरे नारकीय जीवन को ही अपने तकदीरमान जीवन का नाटक करते हुए एक दिन चुपचाप मर जाती है। सुमन के साथ भी तो यही सब हो रहा था। ऐसी स्थिति में ही वह तीसरी बार फिर माँ बनने को हुई। उसे गर्भ धारण किए अभी 7 महीने हुए थे कि कमजोरी और कई दूसरे कारणों के चलते उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इत्तेफाक से उन दिनों वह माला के पास आई हुई थी। तब मैंने सुमन से परिवार नियोजन के बारे में बात की तो उसने बुझे स्वर में कहा कि फैसला करने वाले तो उसके ससुराल वाले हैं और उनका विचार है कि संतान तो भगवान की देन है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। मेरे बार बार समझाने पर सुमन ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य को देखते हुए मेरी बात मान ली और ऑपरेशन करवा लिया। यूँ तो अब मैं संतुष्ट थी, फिर भी सुमन की हालत और माला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परेशान भी थी। मेरी परेशानी को भांपते हुए मेरे पति ने सहज भाव से 20,000 रुपये सुमन को देने की बात कही ताकि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के बाद वह इन रुपयों से कोई छोटा मोटा काम शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पति की यह बात सुन मैं कुछ पल को समस्त चिंताओं से मुक्त हो गई। अगले ही दिन सुमन को साथ ले जाकर मैंने बैंक में उसके नाम का खाता खुलवा दिया और वह रकम उसमें जमा करवा दी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह उसका लाभ उठा सके। अभी इस बात को 3-4 दिन ही बीते थे कि हमें अपने भतीजी की शादी में हैदराबाद जाना पड़ा। 15-20 दिन बाद जब हम वापस लौटे तो मुझे सुमन का ध्यान हो आया तो माला के घर चली गई जहाँ ताला पड़ा था। उसकी पड़ोसियन ने सुमन के बारे में जो कुछ बताया उसे सुन में अवाक रह गई। हमारे हैदराबाद जाने के अगले ही दिन सुमन का पति आया और उसे बच्चों सहित यह कहकर अपने घर ले गया कि वहाँ उसे पूरा आराम और अच्छी खुराक मिल पाएगी जिसकी उसे ज़रूरत है। किंतु 2 दिन बाद ही यह खबर आग की तरह फैल गई कि सुमन ने अपने दोनों बच्चों सहित नहर में कूदकर जान दे दी है। तब से माला का भी कुछ पता नहीं, कौन जाने करमजली जीवित भी है या मर गई। कैसी निढाल हो गई थी मैं उस क्षण यह सब जानकर और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। पर आज सुमन का पत्र मिलने पर एक सुखद आश्चर्य का सैलाब मेरे हर ओर उमड़ पड़ा है। साथ ही कई प्रश्न मुझे बेचैन भी करने लगे हैं जिनका सुमन से मिलकर समाधान चाहती हूँ। जब मैंने आनंद से अपने मन की बात कही तो मेरी बेचैनी को देखते हुए वह मेरे साथ से पूरा चलने को तैयार हो गए। 1-2 दिन बाद जब हम पत्र में लिखे पते के अनुसार सुमन के घर पहुँचे तो दरवाज़ा एक 12-13 साल के लड़के ने खोला और यह जानकर कि हम सुमन से मिलने आए हैं वह हमें बैठक में ले गया। अभी हम बैठे ही थे कि वह आ गई, वही सादा सलोना रूप। हाँ, शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था। आते ही वह मेरे गले से लिपट गई। मैं कुछ देर उसकी पीठ सहलाती रही, फिर भवावेश में डूब बोली, सुमन, यह कैसी बचकानी हरकत की थी तुमने, नहर में कूदकर जान देने की। अपने बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा? कोई ऐसा भी करता है क्या? बच्चे तो ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? बच्चों के बारे में पूछने पर वह एकाएक रोने लगी, फिर भरे गले से बोली, छुटका नहीं रहा आंटी जी, डूबकर मर गया। मुझे और सूरज को किनारे पर खड़े लोगों ने किसी तरह बचा लिया। आपके आने पर जिसने दरवाज़ा खोला था वह सूरज ही है। इतना कह वह चुप हो गई और कुछ देर सुनने में ताकती रही। फिर उसने अपने अतीत के सभी पृष्ठ एक एक करके हमारे सामने खोल कर रख दिए। उसने बताया, आंटी जी, एक ही शहर में रहने के कारण मेरे ससुराल वालों को जल्दी पता चल गया कि मैंने परिवार नियोजन के उद्देश्य से अपना ऑपरेशन करवा लिया है। इस पर अंदर ही अंदर वे गुस्से से भर उठे थे, पर ऊपरी सहानुभूति दिखाते हुए दुर्बल अवस्था में मुझे अपने साथ वापस ले गए। घर पहुंचकर पति ने जमकर पिटाई की और सास ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल पीठ दाग दी। मेरे चिल्लाने पर पति मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गया और चीखते हुए बोला, तुझे बहुत पर निकल आए हैं जो तू अपनी मनमानी पर उतर आई है। ले, अब पड़ी रह दिन भर भूखी प्यासी अपने इन पिल्लों के साथ। इतना कह उसने आंगन में खेल रहे दोनों बच्चों को बेरहमी से लाकर मेरे पास पटक दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर चला गया। तड़पती रही थी मैं दिन भर जले के दर्द से। ऑपरेशन के टाके कच्चे होने के कारण टूट गए थे। बच्चे भूख से बेहाल थे, पर माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उनके लिए। इसी तरह दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। भविष्य अंधकार में दिखने लगा था और जीने की कोई लालसा शेष नहीं रह गई थी।
अपने उन्हीं दुर्बल क्षणों में मैंने आत्महत्या कर लेने का निर्णय ले लिया। अभी पौ फटी ही थी कि दोनों सोते बच्चों सहित मैं कमरे में खिड़की से, जो बहुत ऊंची नहीं थी, कूदकर सड़क पर तेजी से चलने लगी। घर से नहर ज़्यादा दूर नहीं थी, सो आत्महत्या कोई अंतिम विकल्प मान आंखें बंद कर बच्चों सहित उसमें कूद गई। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। सूरज को ऑक्सीजन लगी हुई थी और छुटकर जीवन मुक्त हो कहीं दूर बह गया था। डॉक्टर इस घटना को पुलिस के समान बार बार मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैं इस बात से बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे पति को यदि मेरे बारे में कुछ भी पता चल जाता तो मैं पुनः उसी नर्क में धकेल दी जाती, जो मैं नहीं चाहती थी। तब मैंने एक सहृदय डॉक्टर समीर को अपनी आप बीती सुनाते हुए उनसे मदद मांगी, तो मेरी हालात को देखते हुए उन्होंने इस घटना को अधिक तुलना देकर जल्दी ही मामला रफा दफा करवा दिया और मैं पुलिस के चक्रों में पड़ने से बच गई। अब तक डॉक्टर समीर मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वह मुझे बेटे सहित अपने घर ले गए, जहां उनकी मां ने मुझे बहुत सहारा दिया। सप्ताह भर में उनके घर रही। इस बीच डॉक्टर साहब ने आपके द्वारा दिए उन 20,000 रुपयों की मदद से यहाँ से पूरा में हमें एक कमरा किराए पर लेकर दिया। साथ ही मेरे लिए सिलाई का सारा इंतजाम भी कर दिया। पर मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे सिले कपड़े बिकेंगे कैसे। इस बारे में जब मैंने डॉक्टर समीर से बात की तो उन्होंने मुझे एक गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष से मिलवाया, जो निर्धन व निराश्रित स्त्रियों की सहायता करते थे। उन्होंने मुझे भी सहायता देने का आश्वासन दिया और मेरे द्वारा सिले कुछ वस्त्र यहाँ के वस्त्र विक्रेताओं को दिखाए, जिन्होंने मुझे फैशन के अनुसार कपड़े सिलने के कुछ सुझाव दिए। मैंने उनके सुझाव के मुताबिक कपड़े सिलने शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे लोकप्रिय होते गए। नतीजतन मेरा काम दिनों दिन बढ़ता चला गया। आज मेरे पास सिर ढकने को अपनी छत है और 2 वक्त की इज्जत की रोटी नसीब हो जाती है। इतना क्या सुमन हमें अपना घर दिखाने लगी। छोटा सा सादा सा घर, किंतु मेहनत की गमक से महकता हुआ। सिलाई वाला कमरा तो बुटीक ही लगता था, जहाँ उसके द्वारा सिले सुंदर डिजाइन के कपड़े टंगे थे। हम दोनों पति पत्नी सुमन की हिम्मत, लगन और प्रगति देखकर बेहद खुश हुए और उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त भी। सुमन से बातें करते हुए समय बीत चला था और अब दोपहर ढलने को थी, इसलिए हम पटियाला वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। चलने से पहले आनंद ने एक लिफाफा सुमन को थमाते हुए कहा, बेटी, ये वही रुपए हैं जो तुमने हमें लौटाए थे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए तुमने ये रुपए जोड़े होंगे। भले ही आज तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, फिर भी सूरज का जीवन संवारने का एक लंबा सफ़र तुम्हारे सामने है। उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है तुम्हें, और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यह थोड़ा सा धन तुम अपने पास ही रखो, भविष्य में सूरज के काम आएगा। हाँ, एक बात और, इन पैसों को लेकर कभी भी अपने मन पर बोझ न रखना। आनंद की बात सुनकर सुमन कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, अंकल जी, आपने मेरे लिए जो किया वह आज के समय में दुर्लभ है। आज मुझे आभास हुआ है कि इस संसार में यदि मेरे पति जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो डॉक्टर समीर और आप जैसे महान लोग भी हैं, जो मसीहा बनकर आते हैं और हम निर्बल और असहाय लोगों का संबल बन उन्हें जीने की सही राह दिखाते हैं। इतना कह सजल नेत्रों से हमारा आभार प्रकट करते वह आनंद के चरणों में झुक गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।